नमस्कार। आज हम एक बेहद परेशान करने वाली घटना की तह तक जाएंगे। वेस्ट लंदन में रहने वाला एक खुशहाल चौहान परिवार, अमरजीत, उनकी पत्नी नैन्सी, उनके दो छोटे बच्चे और नैन्सी की माँ अचानक जैसे हवा में गायब हो गए। हमारे पास एसआर पे यूट्यूब चैनल का विवरण है। आइए देखते हैं कि इस परिवार के साथ आखिर हुआ क्या। जी, ये वाकई एक दिल दहला देने वाला मामला है। पूरा परिवार, जिसमें छोटे बच्चे और एक बुजुर्ग महिला भी शामिल हैं, उनका इस तरह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाना, ये अपने आप में बहुत अजीब था। स्रोत बताते हैं कि जो एक सामान्य गुमशुदगी लग रही थी, वो जल्द ही एक भयानक अपराध की कहानी बन गई। कहानी शुरू होती है चौहान परिवार की आम जिंदगी से। अमरजीत चौहान या अनिल एक सफल बिजनेस सीबा फ्रेट चलाते थे। अपनी पत्नी नैन्सी से उन्हें बहुत प्यार था, हालांकि दोनों के बीच उम्र का काफी फासला था, करीब 21 साल का। हाँ, और नैन्सी चाहती थी कि अमरजीत जल्द रिटायर होकर भारत चलें ताकि बच्चों की परवरिश बेहतर हो सके। जी बिल्कुल। और उनकी मदद के लिए नैन्सी की माँ चरणजीत कौर भी लंदन आ चुकी थीं। सब कुछ सामान्य था, यहाँ तक कि नैन्सी के भाई अमकार वर्मा न्यूजीलैंड से मिलने आने वाले थे। सब ठीक लग रहा था। हाँ, बिल्कुल एक आम खुशहाल परिवार की तरह। लेकिन फरवरी 2003 में सब बदल गया। 13 फरवरी को अमरजीत अपने एक कर्मचारी केनेथ रीगन के साथ बिजनेस के काम से बाहर गए और फिर लौटे ही नहीं। नैन्सी को अमरजीत का एक अजीब सा वॉइसमेल मिला, हमेशा की तरह पंजाबी में नहीं बल्कि इंग्लिश में। ये बात नैन्सी के लिए खतरे की पहली घंटी थी। हाँ, ये वॉइसमेल वाली बात, ये महज एक छोटा सा डिटेल नहीं था। अमरजीत का हमेशा पंजाबी में बात करना उनकी आदत थी। भाषा का ये अचानक बदलना, हाँ, जैसा नैन्सी ने फौरन महसूस किया, ये सिर्फ अजीब नहीं था, ये शायद अमरजीत का अपनी पत्नी को, बेहद तनाव में रहते हुए भी किसी दबाव में होने का एक सूक्ष्म इशारा देने का प्रयास था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे चरम स्थितियों में भी इंसान अम, चेतावनी देने के रास्ते खोजता है। जी। और इसके 2 दिन बाद 15 फरवरी को नैन्सी, उनके बेटे रविंद्र और देवेंद्र और मां चरणजीत कौर भी घर से लापता हो गए। पूरा परिवार। हाँ, 14 फरवरी को जब ओंकार ने न्यूजीलैंड से फोन किया था, तो नैन्सी ने उन्हें अमरजीत के गायब होने और उस अजीब वॉइसमेल का जिक्र किया था। वो बहुत डरी हुई थी। ओह। लेकिन ओंकार ने उन्हें हौसला रखने को कहा। किसे पता था ये उनकी बहन से आखिरी बातचीत होगी। बाद में जब ओंकार लंदन पहुंचे और पुलिस पर जांच का दबाव बनाया, तब मामला तेजी से आगे बढ़ा। और जब पुलिस घर पहुंची, तो घर के अंदर का नजारा कैसा था? क्या उससे कुछ सुराग मिला? हाँ, घर का नजारा ही कहानी कह रहा था। मेज पर खाना लगा था, वॉशिंग मशीन चल रही थी, बच्चों के खिलौने फैले थे। ये किसी तैयारी करके जाने वाले घर जैसा बिल्कुल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। पासपोर्ट, पैसे, सब वहीं थे। और सबसे अहम, चरणजीत कौर की पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी वहीं थी, जिससे वो कभी खुद से अलग नहीं करती थी। सही बात है। ये पुख्ता सबूत था कि परिवार अपनी मर्जी से नहीं गया था। हाँ, और इसी दौरान केनेथ रीगन सामने आता है, वही कर्मचारी जिसे अमरजीत ने सहानुभूति दिखाकर नौकरी दी थी। हाँ, क्योंकि रीगन जेल से छूटा था और अमरजीत खुद भी पहले टैक्स चोरी के मामले में जेल जा चुके थे। बिल्कुल। तो रीगन कंपनी के कुछ दस्तावेज लेकर आता है, ये दावा करते हुए कि अमरजीत ने कंपनी का मालिकाना हक उसे दे दिया है। और इस केनेथ रीगन का पिछला रिकॉर्ड भी तो काफी दागदार था। हाँ, रीगन का अतीत बेहद संदिग्ध था। लेट 90s में उसे कैप्टन कैश के नाम से जाना जाता था। मनी लॉन्ड्रिंग, नकली पासपोर्ट, ड्रग स्मगलिंग, इन सब में उसका नाम था। और वो जेल भी जा चुका था। उसका अचानक कंपनी पर दावा करना और परिवार का गायब होना, शक उसी पर गहरा रहा था। और फिर जो हुआ, उसने सारे शक को यकीन में बदलना शुरू कर दिया। 22 अप्रैल 2003 को, महीनों बाद, अमरजीत का शव समुद्र से बरामद हुआ। हाथ बंधे हुए, मुंह पर टेप, सिर पर गहरी चोट, एक भयानक अंत। इसके बाद जुलाई में नैन्सी और नवंबर में चरणजीत कौर के शव भी उसी हालत में मिले। लेकिन बच्चों का क्या? दोनों बच्चों का, उनका कोई पता नहीं चला आज तक। है भगवान। जांच में फोन ट्रैकिंग एक अहम कड़ी साबित हुई। फिर 13 फरवरी, जिस दिन अमरजीत गायब हुए, उनके और रीगन के फोन एक ही जगह ट्रैक हुए। साथ में 2 और लोग थे, विलियम हॉर्नसी और पीटर रीस। अच्छा, ये तीनों साथ थे मतलब?
हाँ, ये चारों रीगन के पिता के घर पर थे। फिर 15 फरवरी को, जिस दिन बाकी परिवार गायब हुआ, रीगन और हॉर्नसी के फोन चौहान परिवार के घर के पास ट्रैक हुए। रीगन ने अपना घर भी हाल ही में रेनोवेट करवाया था, मानो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा हो। और फिर वो फार्म वाला सुराग मिला है ना, बेलिंडा ब्रोइन वाला। हाँ, बेलिंडा ब्रुइन नाम की एक महिला ने पुलिस को बताया कि रीगन और उसके दोस्त कुछ दिन पहले उसके फार्म पर एक डिगर मतलब खुदाई मशीन लेकर आए थे और कुछ खुदाई कर रहे थे। और वहां क्या मिला? पुलिस ने जब वहां जांच की तो उन्हें अमरजीत के बाल, नैन्सी की ज्वेलरी और कपड़ों के रेशे मिले। एक सीधा फिजिकल लिंक। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाला सबूत तो अमरजीत के शव से मिला था, वो मौजे वाली बात। बिल्कुल, ये तो कमाल ही था। जब अमरजीत के शव की दोबारा जांच हुई तो उनके एक मौजे में बड़ी सावधानी से छुपाया गया एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर रीगन के घर का पता लिखा था। अरे बाप रे! ऐसा लगता है कि अमरजीत को शायद अंत समय में एहसास हो गया था कि वो नहीं बचेंगे, और उन्होंने ये सुराग छोड़ दिया, एक आखिरी कोशिश न्याय दिलाने की। ये सारे सबूत एक भयानक तस्वीर पेश कर रहे थे। तो मतलब पुलिस की थियरी क्या बनी इन सब के आधार पर, कि हुआ क्या था असल में? पुलिस का मानना था कि रीगन ने हॉर्नसी और रीस के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। पहले 13 फरवरी को अमरजीत को इन्वेस्टर से मिलाने के बहाने बुलाया, बंदी बनाया, जबरदन कंपनी के कागजात पर दस्तखत करवाए और फिर हत्या कर दी। फिर 15 या 17 फरवरी के आसपास रीगन और हॉर्नसी अमरजीत के घर गए और वहां नैन्सी, दोनों बच्चों और चरणजीत कौर की भी हत्या कर दी। शवों को पहले बेलिंडा के फार्म में दबाया, लेकिन पकड़े जाने के डर से बाद में समुद्र में फेंक दिया। और मकसद सिर्फ बिजनेस हड़पना? मकसद साफ था, अमरजीत का बिजनेस, सीबा फ्रेट हड़पना और उसे ड्रग्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक फ्रंट की तरह इस्तेमाल करना। ये सब सिर्फ लालच के लिए किया गया। अंत में कानून ने अपना काम किया। केनेथ रीगन और विलियम हॉर्नसी को 5 हत्याओं के लिए उम्र कैद हुई। हाँ, और पीटर रीस को अमरजीत की हत्या में मदद के लिए 23 साल की सजा मिली। हालांकि उन्होंने अपना जुर्म कभी कबूल नहीं किया। ओंकार वर्मा के लिए ये एक कभी न भरने वाला जख्म बन गया। ये कहानी दिखाती है कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। लेकिन सबसे दुखद बात वो यही है कि उन 2 मासूम बच्चों, रविंद्र और देवेंद्र, का आज तक कुछ पता नहीं चला। उनके शव कभी नहीं मिले। ये सोचना भी भयानक है कि पैसों के लिए कोई बच्चों तक की जान ले सकता है। सच में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे आसपास कितने ही सामान्य दिखने वाले लोग या बिजनेस ऐसे हो सकते हैं जो असल में किसी गहरे अपराध का मुखौटा हों, हमारी नजरों से छिपे हुए। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका शायद कोई आसान जवाब नहीं है। इस दुखद और जटिल मामले की परतों को हमारे साथ खोलने के लिए धन्यवाद।